नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती रंग लाई। चीन का ऊंट अब इस दोस्ती के पहाड़ के नीचे आ गया। अमेरिका ने जिस तरह भारत के साथ आर्थिक और कूटनीतिक दोस्ती बढ़ाई और भारत को जिस तरह G7 का निमंत्रण मिला, इससे चीन को यह समझ में आ गया कि भारत से टकराना ठीक नहीं है। लद्दाख में चीन ने कैसे खींच लिए अपने कदम पीछे। क्यों लद्दाख में 2 किलोमीटर पीछे हट गया चीन? क्यों आपसी बातचीत से सुलह पर आ गया चीन? कैसे खत्म हुई चीन की 1 महीने तक चली बंदर घुड़की? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको भारत के उस तेवर और ताकत को पहचानना जरूरी है जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका चीन के सामने भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन से बेहद दुखी और नाराज है और ऐसे में उनके लिए उम्मीद की किरण बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तारीफ वो बार बार करते रहते हैं। Me in India. I think they like me in India certainly more than the media likes me in this country. And I like Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a great gentleman. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। एक तरफ फोन पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति। यह अमेरिका और भारत की दोस्ती का नया सूत्रपात है। इस दोस्ती के 2 पार्टों के बीच फंस गया है चीन। चीन की ताकत और कूटनीति का भारत और अमेरिका के बीच सैंडविच बन गया है। लद्दाख में चीनी सेना की हिमाकत के बीच भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से चीन परेशान हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अमेरिका और भारत सामरिक और व्यापारिक मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब चीन लद्दाख में अपनी बढ़ती सैन्य ताकत के बीच भारत के साथ बातचीत की पहल करता दिख रहा है। तभी तो सीमा विवाद पर चीन एक झटके में सुलह के रास्ते पर आ गया। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर हैं और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं है। चीन ने समझ लिया कि लद्दाख में घुसकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहां तो दुनिया में अपने को सबसे बड़ा मानने लगा था और कहां G7 में शामिल होने का न्योता अमेरिका ने भारत को दे दिया। भारत की इस बढ़ती ताकत और अमेरिका से दोस्ती ने चीन के तेवर ढीले कर दिए। About being invited to G7, the gathering of the most important nations in the world, it was long overdue. India is in G20, but I think we deserve a place in G7, and we can say thank you. जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से हाथ मिलाते हैं तो चीन की पेशानी पर पसीने आने लगते हैं। 2 महाशक्तियों के बीच उसको अपने फंसे होने का डर सताने लगता है। बावजूद इसके भारत ने अमेरिका के साथ भी बराबरी की दोस्ती ही दिखाई है और इसीलिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन में मध्यस्थता की इच्छा जताई तो भारत ने उनको बता दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं। See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve this issue. अमेरिका की भारत से मजबूत दोस्ती और इसमें छुपी चीन की तिलमिलाहट की क्रोनोलॉजी को समझिए। चीन से अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को कोरोना मिला। भारत से अमेरिका को इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा। चीन से परेशान ताइवान और हांगकांग दोनों हैं और इन दोनों देशों को भारत और अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। ट्रंप ने भारत चीन में मध्यस्थता का ऑफर दिया जिसको भारत ने ठुकरा दिया। फिर भी ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके भारत को G7 का न्योता दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन मिलाया।
जिनमें राजनाथ ने साफ साफ कह दिया कि अपनी सीमा विवाद हम चीन से सुलझा लेंगे। आपने चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में और चैनल्स पर भी आपने देखा होगा उसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। चीन की सांसें तो भारत और अमेरिका की दोस्ती के दबाव से ही फूल रही थी। उस पर से ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से मजबूत दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उससे चीन और परेशान होगा। कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए, विचार की आवश्यकता है। लद्दाख से चीन के पीछे हटते कदम के बीच भारत ने अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से दोस्ती का ऐसा चक्रव्यूह बुना है जिसमें चीन को अपने फंसने का खतरा साफ साफ दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। एक कहावत है कि जैसे को तैसा। भारत ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ वाली हिमाकत का ऐसा जवाब दिया कि अपनी 60 बोफोर्स तोप को LAC पर तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, भारत लड़ाकू विमानों के लिए हवाई पट्टी भी बना रहा है ताकि चीन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जा सके। और इन सब के बीच चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया। एक महीने तक अपनी ताकत के गुरूर में रहने वाले चीन को समझ में आ गया कि भारत की सामरिक चक्रव्यूह में वो घिर गया है, जिससे निकलने का रास्ता यही है कि कदम पीछे खींच ले। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सेना का जमावड़ा देख चीन को समझ में आ गया है कि बात बढ़ाने से फायदा नहीं है, इसलिए वो सुलह की बात करने लगा। लेकिन चीन की चाल को भारत बखूबी जानता है, इसलिए LAC पर बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी। अब अगर चीन ने धोखा देने की कोशिश भी की तो जवाब में भारतीय फौज उसके दांत खट्टे कर देगी। 2 मई से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से घुसपैठ के बाद अब भारतीय सेना ने भी कड़े उपाय और कदम उठाए हैं। जहां एक तरफ चीनी सेना के साथ साथ भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है, उसके साथ साथ अब पहली बार बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में रवाना किया जा रहा है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी 60 तोपें हैं जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाना है और पिछले 2 दिनों से उन्हें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। जवाब में भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। आज चीन के सुर बदले हुए हैं और इसकी वजह बॉर्डर पर बोफोर्स की धमाकेदार तैनाती है। इस बोफोर्स की आहट पाकर ही सबको सबक सिखाने वाली चीन की हिम्मत भी अब जवाब दे गई है। भारत के इस रक्षक के आगे उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई है। ये वही बोफोर्स तोपे हैं जिन्होंने करगिल में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अब उसकी 60 आर्टिलरी गन लद्दाख में तैनात हो चुकी है, लेकिन भारत अब भी शांति और आपसी समझ से इस समस्या को सुलझाना चाहता है। भारत चीन रिश्तों की बात करते हुए एक बारी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एवरी क्राइसिस नीड नॉट बिकम ए कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब यह है
कि जो भी छोटी मोटी झटपट होती है वो लड़ाई में नहीं बदल सकती। इसी नज़रिए से हमें लद्दाख के अंदर जो भी स्टैंड अप चल रहा है उसको देखना चाहिए। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है और मानता है कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है द्विपक्षीय वार्ता से, डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल दोनों पर। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो LAC है उसके पार जाना पड़ेगा। चीन शायद समझ चुका है कि ये 1962 का भारत नहीं है, वो अपनी ताकत के गुमान में फूल रहा है। और इधर अनंतनाग में NH-44 के करीब फाइटर प्लेनों को उतारने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार की जा रही है। ये हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी है। ये 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी चीन के कलेजे पर सांप की तरह लौट रही होगी। क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। भारत ने एक तरफ बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखाई है तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। खबर है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच इस बार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर बात करेंगे। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों की बातचीत बार बार नाकाम हो जा रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि एक तो भारत के आक्रामक अंदाज और दूसरे दुनिया में अलग थलग पड़ता चीन इस बार बातचीत के टेबल पर अपनी बात से पलटेगा नहीं। ये जो टेंशन है LAC पे, लद्दाख, ईस्ट लद्दाख में, उसका समाधान है बातचीत। बातचीत हो सकता है जब वातावरण अनुकूल हो। वातावरण अनुकूल तब हो सकता है जबकि चाइना अपने अच्छे नियत का प्रदर्शन करे। लेकिन जो 6 जून को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे हिंदुस्तान के आर्मी के, भारतीय थल सेना के, मेरा सुझाव है कि उनको ये सब मुद्दा उठाना चाहिए कि चीन मैक्रो इश्यूज, जो स्ट्रेटजिक इश्यूज है, उसको संबोधित करे। और वो क्या है कि चीन अपना विस्तारवाद की नीति को त्याग करने का कमिटमेंट दे। चीन के पीछे हटने से ये उम्मीद भी जगी है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई नया रास्ता निकलेगा। आज तक ब्यूरो। चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और अमेरिका की दोस्ती से करारी चोट पड़ रही है। भारत आज चीन से ज्यादा अमेरिका के साथ कारोबार करता है। दूसरी तरफ कोरोना से गुस्साए अमेरिका ने चीन को करारा जवाब देने के लिए कई मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर दुनिया को बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कितनी मजबूत और बेतकल्लुफ है। Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. इन रिश्तों में मजबूती आर्थिक संबंधों में मजबूती से मिली है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबार पार्टनर है। इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय कारोबार 68 अरब डॉलर का रहा था, तो चीन से भारत का ये कारोबार 64.96 अरब डॉलर का। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भव्य जलसे में हिंदुस्तान बुलाया था। हमारे यहां कहा भी गया है, तन्मित्रम यत्र विश्वासः, यानी फ्रेंडशिप इज वेयर ट्रस्ट इज अनशेकेबल। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी महाबलीपुरम में भव्य स्वागत किया था, लेकिन चीन स्वागत को आफत में बदल देता है।
अमेरिका उससे इस कदर नाराज है कि उसने चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका इतने पर रुकने वाला नहीं दिखता। चीन से आए कोरोना के कारण अमेरिका में न सिर्फ सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, बल्कि बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। इसीलिए अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, चीन का कर्ज चुकाने से मना कर सकता है, कोरोना छुपाने को लेकर चीन पर मुकदमा कर सकता है या चीनी माल पर आयात शुल्क बढ़ा सकता है। इस बीच G7 के जरिए भारत से दोस्ती और चीन से दूरी बता रही है कि अमेरिका के लिए आज चीन दुश्मन नंबर 1 है। और रही बात भारत की, तो इसकी त्रासदी यही है कि चीन जैसा पड़ोसी मिला है। आज तक ब्यूरो। केरल में एक गर्भवती हथनी को जिस तरह से बारूद भरा अनानास खिलाकर मार डाला गया, उसने हमारे सभ्य होने के विश्वास को तोड़ दिया है। उस गर्भवती हथनी के हत्यारों की तलाश जारी है, लेकिन इस पर राजनीति अब तेज हो गई, इतनी तेज कि बीजेपी के कुछ नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगे। एक मूक जानवर के कत्ल पर देश अफसोस और पीड़ा की शोक में डूब गया। जानवरों के लिए काम करने वाली बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने पूछा कि प्राइवेट हाथों में हाथियां होते क्यों हैं? हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हैं हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, आपने हाथी को इंश्योरेंस लेते हैं, फिर हाथी के ऊपर बेड़ी डाल करके मार देते, डुबो देते हैं, या उसके ऊपर जंग के कील डाल देते हैं, चाहे छड़ी लेकर के मार करके उसको मारते हैं, वो जो अंकुश लेकर के सिर में छेद बना देते हैं और फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस कलेक्ट करते हैं। हाथियों की मौत का सवाल नदी में उठे बुलबुले की तरह उठता था और मिट जाता था, लेकिन इस मौत ने उस सवाल को जिंदा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पालतू हाथी अब गिनती में कुल 507 रह गए हैं, जिनमें 410 नर और 97 मादा हैं। साल 2017 में 17 हाथियों की मौत हुई, जबकि साल 2018 में 34 और साल 2019 में 14 हाथियों की मौत हुई। केरला में हुआ है जिस एक हाथी के साथ जिसमें उसको इस बुरी तरीके से मारा गया। ये केवल एक ही इंसिडेंट है, मगर जो प्रॉब्लम है ये इससे बहुत कई गुना बड़ा है। पूरे जो देश में जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ये अटैक के अंदर है। ये सारी देश इनकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। केवल 5% हमारी जमीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के लिए है, जहां पे ये जानवर को सुरक्षित रहना चाहिए। पहले हाथी पर संवेदनाओं के शब्द निकले, फिर अचानक वो सियासत में बदल गए। पता नहीं राहुल गांधी इसमें कहां से आ गए। बीजेपी के सांसद और मंत्री राहुल से हथनी की मौत का जवाब मांगने लगे। हमें जो तहकीकात करने के बाद जिनको इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल पाएंगे, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी किया जाएगा। उसको कुछ समझ तो आता नहीं किसी भी चीज़ में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते फौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। और अगर वो सोच समझ करके बोले कभी कभार तो अच्छा। वैसे ये सवाल केरल से चलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. एक नन्ही सी जान अपने माँ के पेट में अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती है, पर जब उसकी जान घिनौनी हरकत के तहत ले ली जाए तो इंसानियत पूरे विश्व की शर्मसार होती है। जी हाँ,
केरल में हथिनी का जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है, उससे तो यही लगता है। इस पर राजनीति बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन अभी कोई ये आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। एक गर्भवती हथनी की मौत ने आधुनिक सभ्य समाज पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। हथनी के कत्ल के दोषियों तक कानून कब पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन हमको आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा दिल संवेदना के मूल्यों तक पहुंचता है या नहीं। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चाहे होटल हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो या मंदिर, अब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। इसीलिए आपको कुछ कायदे कानून और नियमों का पालन जरूर करना होगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने ताज़ा गाइडलाइंस जारी कर दी है। 8 जून से देश भर के धार्मिक स्थल खोले जाने का फैसला हुआ है। इसकी आहट जम्मू में स्थित मां वैष्णो देवी दरबार तक भी पहुंची है। वैष्णो देवी भवन के बाहर लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए गोले बनाए जा रहे हैं। 2 गोलों के बीच करीब 6 फीट की दूरी बनाई जा रही है, ताकि 2 भक्तों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी तो बनी रहे। मंदिर के साथ ही होटल और रेस्तरां भी खुल जाएंगे। ऑफिस से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर कहीं आप जा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले जाते थे। इसके लिए भारत सरकार से एक गाइडलाइन आई है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने पर मनाही है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा। इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी। मास्क लगाना या चेहरे को ढकना जरूरी होगा। साबुन से 40 सेकेंड या सैनिटाइजर से कम 20 सेकेंड तक हाथ साफ करना ठीक रहेगा। खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी है। कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। होटलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। ग्राहकों के लिए एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रखने को तरजीह देनी चाहिए। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है। लॉकडाउन से देश 1 जून को अनलॉक हो गया, लेकिन 8 जून से बहुत कुछ बदलने वाला है। उसमें अगर लोग सामाजिक दूरी का ख्याल रखें तो बाजार भी गुलजार होगा और कोरोना को मात भी दिया जा सकता है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।